और जैसा हमने आपको पहले बताया कि आखिर ट्रेडिंग की दुनिया में जब टैक्स की बात आती है और चूंकि अब समय कम है आईटीआर भरने में, तो बड़ा ज़रूरी हो जा रहा है कि हम एक क्रैश कोर्स आपका कराएं। सुनील गर्ग जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। सबसे पहले ये बताएं कि ये जो ट्रेडिंग की दुनिया में है, इसमें अब क्या तरीके आ गए हैं डिजिटल वर्ल्ड में जिसके ज़रिए आसानी हो रही है और किस तरह से इन तरीकों को अपनाया जाए? देखिए, आपको पता होगा कि आजकल जितनी भी शेयर ट्रेडिंग है वो डीमैट के थ्रू होती है। और जहां तक टैक्स का सवाल है, इसको लेकर बड़े कंफ्यूजन्स हमेशा रहते हैं कि आप कौन सा आईटीआर फॉर्म चुनेंगे, आपको टैक्स कैसे देना है, क्योंकि कैपिटल गेन अपने आप में बड़ा ही ऐसा सब्जेक्ट है जहां अलग अलग पैरामीटर्स दिए हुए हैं। आपको पता होगा कि आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो अब आप आईटीआर 1 में अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। या तो आपको आईटीआर 2 फाइल करनी होगी या आईटीआर 3 फाइल करनी होगी। और आईटीआर 3 कब फाइल करनी होगी? जब आप बिजनेस इनकम कर रहे हैं। और आपको पता होगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अगर आप में काम करते हैं, फ्यूचर एफ एंड ओ में, तो हमेशा बिजनेस इनकम मानी जाती है। वो कैपिटल गेन के दायरे से बाहर आ चुकी है। उस केस में आपको आईटीआर 3 फॉर्म भरना होगा। और अगर 10 करोड़ रुपए की आपकी ट्रांजेक्शन्स हो गई हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, माइनस प्लस की जो ट्रांजेक्शन्स हैं, तो फिर आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और सब कुछ ऑनलाइन है, डिजिटल है, ट्रेडिंग भी डिजिटल है। और जो एक्सेल सीट आपके पास आ रही है वहां से, वो भी आपकी डिजिटल आती है। ठीक है। गर्ग साहब, ये तो बात हो गई कि साहब ये हम प्रोसेस अपनाएंगे और इस प्रोसेस के ज़रिए हमको हमारी टैक्स फाइलिंग आसान बनेगी। लेकिन ज़रा बताएं कि ये जो टैक्स का पूरा गणित है ट्रेडिंग के वर्ल्ड में और ख़ासतौर पे वायदा बाज़ार में, ये काम कैसे करता है, किस तरह की कैलकुलेशन होती है और किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम अक्सर मानते हैं कि जब भी आईटीआर फाइलिंग होती है, कई बार छोटी सी जानकारी जो हम देने से बच जाते हैं या हम स्किप कर जाते हैं, वो एक बड़े झमेले में हमें फंसा देती है। बड़ा रेलिवेंट सवाल किया आपने। देखिए, आपको पता होगा कि 3 तरह की ट्रेडिंग होती है किसी भी एक्सचेंज पर। एक डिलीवरी बेस होती है, दूसरा आपके पास में इंट्राडे ट्रांजेक्शंस होती हैं, और तीसरा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड कर रहे हैं। तो तीनों के नियम बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग नियम दे रखे हैं। और ये कहा है सरकार ने कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी 12 महीने आपने होल्ड किया किसी भी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को, लिस्टेड म्यूचुअल फंड्स को, या बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट को, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उस पर होता है या लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस उस पर होता है। और टैक्स का रेट आपको पता होगा कि सरकार ने 10% कर दिया था, 10%। और उसमें एक बड़े मजे की बात ये भी आपको कहा था कि 1 लाख रुपए हर साल, 1 लाख की छूट आप उस पर ले सकते हैं। यानी 1 लाख रुपए तक आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, बशर्ते ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो और बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट्स हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं, डिलीवरी बेस कर रहे हैं, तो आपको पता होगा टैक्स रेट केवल 15% है। यानी 1 साल के अंदर अंदर 12 महीने के अंदर आपने उनको बेच दिया, तो टैक्स का रेट 15% होगा। ये डिलीवरी बेस की बात मैं कर रहा हूँ। जहां तक सवाल है इंट्राडे ट्रांजेक्शंस की और फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, अभी मैंने बताया कि इन दोनों में फर्क है। इंट्राडे ट्रांजेक्शंस अगर आप करते हैं, तो वो हमेशा स्पेकुलेटिव बिजनेस या स्पेकुलेटिव लॉस माना जाएगा। और अगर फ्यूचर ऑप्शंस करते हैं, तो आपको वो फ्यूचर ऑप्शन का बिजनेस लॉस माना जाएगा। अब आप पूछेंगे दोनों में फर्क क्या? दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप फ्यूचर ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि मैं अपनी टर्नओवर कैसे दिखाऊं, मैं अपनी टर्नओवर को कैसे डिसाइड करूं। मैंने बताया था कि आपको जितने भी प्लस के हैं और जितने भी माइनस के आपके हैं, प्लस प्रीमियम जो आपने पे किया है, उससे आपकी टर्नओवर डिसाइड होती है फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडिंग में। अगर 10 करोड़ से ऊपर है, तो आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा, वरना टैक्स पेड की जरूरत आपको नहीं है। हाँ, एक फायदा है इसमें। अगर आपको लॉस हो गया फ्यूचर ऑप्शन में, तो वो आपका बिजनेस लॉस ही माना जाएगा। यानी आप दूसरे हेड से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप दूसरे बिजनेस लॉस को करते हैं। और आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप अपने लॉस को हार्वेस्ट कर सकते हैं। आप कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, 8 साल के अंदर अंदर उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। एक बात और आपको याद रखनी है कि फ्यूचर ऑप्शन में आपको ना आईटीआर 1 जाएगा, ना आईटीआर 2 जाएगा, केवल आईटीआर 3 जाएगा, क्योंकि आपकी बिजनेस इनकम है। जहां तक इंट्राडे की बात है, अगर आप इंट्राडे ट्रांजेक्शंस की हैं, तो वो आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस माना जाएगा। हमेशा स्पेकुलेटिव बिजनेस या स्पेकुलेटिव लॉस, उसमें नियम बदल जाते हैं।
4 साल के लिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और केवल स्पेकुलेटिव इनकम से ही उस लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। बहुत बहुत कहते हैं कि जो बहुत स्पष्ट तरीके से गग साहब आपने चीज़ें रखी और इन सब चीज़ों में एक जिज्ञासा जो होती है, कई बार जब जवाब आप दे रहे हैं तो बहुत सारी जिज्ञासाएं और बन उठती हैं। एक जो और सवाल है मेरा वो ये कि जैसा आपने कहा कि प्रॉफिट लॉस बाकी चीज़ों का कैलकुलेशन और उसके अलग अलग खांचे हैं, इन सब में एक सवाल उठता है कि क्या चाहे हम प्रॉफिट में हों तब तो बात समझ में आती है कि साहब हमें चीज़ें दिखानी हैं, क्या नुकसान वाले दौर में भी आपको ये सारी चीज़ें पारदर्शी रखनी पड़ती हैं, और फिर इसके क्या फ़ायदे होते हैं जब इस तरह की ट्रांसपेरेंसी अगर एक आम निवेशक रखता है तो? देखिए, अगर आपको लॉस है तो बड़ी फ़ायदे की चीज़ है आपके लिए। आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं 8 साल के लिए, लोग यही गलती करते हैं। जिस साल लॉस होता है वो सोचते हैं कि हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में उसको दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको लॉस का बेनिफिट ही होगा। मैंने अभी कहा था लॉस हार्वेस्टिंग, जो आप अपने कैपिटल गेन की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। अगर आपको लॉस कैपिटल गेन का है, तो कैपिटल लॉस हुआ है कैपिटल गेन ट्रांज़ैक्शंस में, तो आगे अगले सालों में उसको कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लेंगे। अगर फ्यूचर ऑप्शन में आपको लॉस हो गया, तो अगले 8 सालों तक आपको सरकार ने बेनिफिट दिया है कि 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कीजिए और आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। तो ये तो आपके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको लॉस हुआ तो उसको बचा कर रखिए, सँभाल कर रखिए। अगले साल की टैक्स लायबिलिटी में आपको उसकी एडजस्टमेंट मिलने जा रही है। आप पूरा टैक्स बचा लेंगे उसके ऊपर। बहुत बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ें कई बार जैसा गर्ग साहब ने भी कहा कि अक्सर हम ये करते हैं कि जब हमें लॉस हो गया तो हमें दिखाने की ज़रूरत क्या है, लेकिन आप उस लॉस का भी जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है उससे आप वंचित रह जाएंगे। गर्ग सर, एक चीज़ और मैं और समझना चाहूँगा आपसे। इन सारी चीज़ों में एक होता है डिविडेंड, एक होता है बोनस। अब ज़रा इन दोनों पर जो हमारी लाइबिलिटी है या हमारी जो जिम्मेदारी है उसको ज़रा आसान भाषा में हमारे दर्शकों के लिए समझाएं। देखिए, डिविडेंड से आपको जो इनकम होती है, लोगों को ये बड़ा कन्फ्यूजन है। नियम बदल चुके हैं। पहले कंपनियां डीडीटी पे किया करती थी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और 10 लाख तक का डिविडेंड पे कोई टैक्स नहीं लगा करता था। लेकिन अब नियम में परिवर्तन है। अब जो डिविडेंड आपको आएगा, उस डिविडेंड को आपको अपने स्लैब रेट पे टैक्सेबल करना है। वो कैपिटल गेन से इनकम नहीं होती है, वो कैपिटल लॉस की इनकम नहीं होती है। उसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते अपने कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस से। वो अलग हेड में जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, और जो आपका स्लैब रेट है, उस स्लैब रेट पे आप टैक्स पे कर देते हैं, और बकायदा उस पे डिविडेंड पे आजकल टीडीएस भी काटा जाता है। जहां तक सवाल है बोनस शेयर का, बड़ा अच्छा सवाल है। लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमें कैसे इसकी प्लानिंग करनी चाहिए। आपको पता होगा बोनस शेयर आपको फ्री में मिलते हैं, यानी आपके पास 100 शेयर है, कंपनी ने बोनस दिया, 100 के बदले आपको 100 शेयर मिल गए, और उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाती है वो जीरो मानी जाती है, क्योंकि आपने उसको आपने कोई पैसे पे नहीं किए हैं। तो जब आप बेचें, तो आप उसी हिसाब से प्लान कीजिए कि मुझे किस तरह से प्लान करना है, मुझे बोनस को कब बेचना है और ओरिजिनल शेयर्स को कब बेचना है। मैंने बताया था 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट होता है। 1 लाख रुपए तक के कैपिटल गेन में कोई टैक्स नहीं देना होता। तो आप इस तरह से प्लान कीजिए बोनस और ओरिजिनल होल्डिंग को, कि आपने 1 लाख की लिमिट को पूरा कर सके और टैक्स बचा सके। सुनील सर, बहुत अहम ये जो स्पष्ट चीज़ें आपने रखी वो बहुत ज़रूरी थी। इन सब के बीच में अब आती बात हम इक्विटी और वायदा बाज़ार इन सब से दूर जाएं। सबसे बड़ा जो कह सकते हैं एक दिलचस्पी वाला सेक्टर म्यूचुअल फंड्स का है, और हम अक्सर देखते हैं कि जब भी हम टैक्स फाइलिंग के लिए या कोई व्यक्तिगत भी कर रहा है या किसी सीए के थ्रू कर रहा है तो वहाँ पर उनसे डिमांड की जाती है एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। क्या है ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट खासतौर पे म्यूचुअल फंड के हक में, और फिर इसको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाए, इसको हासिल करने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये समझ लीजिए आप, जो लोग अक्सर गलती करते हैं, हमने देखा अपनी प्रैक्टिस में डे टू डे में, कि जो 10% का जो स्लैब है और 12 महीने की जो होल्डिंग मैंने अभी बताई थी, वो केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड में है, वो डेट म्यूचुअल फंड में नहीं है। अब आप पूछेंगे कि इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड में क्या फर्क होता है? जो म्यूचुअल फंड इक्विटी में पैसा लगाता है 65% एंड अबव, उसको इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं, और जो डेट में पैसा लगाता है उसको डेट म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि आपने पैसा डेट में लगाया था या इक्विटी में लगाया था। अगर आपने इक्विटी में लगाया है, तभी आपको 10% का बेनिफिट
प्लस 12 महीने की होल्डिंग का फायदा मिलेगा। अगर डेट म्यूचुअल फंड है, तो आपको लॉन्ग टर्म बनाने के लिए 36 महीने वेट करना होता है, 3 साल। लोग गलती कर जाते हैं, पहले बेच देते हैं और उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाता है उस केस में। तो अगर डेट म्यूचुअल फंड है तो 3 साल, वरना 12 महीने। आप एक स्टेटमेंट वहां से आपको मिलती है प्रॉफिट लॉस अकाउंट की, उसमें डिविडेंड अलग डिक्लेयर करते हैं और बताते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। क्योंकि अब जब आप रिटर्न भरेंगे, चाहे आप ITR 2 भर रहे हैं या ITR 3 भर रहे हैं, जब भी आप रिटर्न भरेंगे तो आपसे डिटेल मांगते हैं, बकायदा डिटेल जाती है। आप इंडिविजुअल डिटेल भरने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो एक्सेल सीट को ही आप अपलोड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सरकार ने आपको दे रखी है कि आप जाइए और एक फाइल बनाकर कंप्यूटराइज्ड फाइल उसको अपलोड कर दीजिए। तो आप अपने ब्रोकर से वो स्टेटमेंट जरूर मंगवा लीजिए और खुद भी चेक कीजिए कि मेरा लॉन्ग टर्म कितना है, मेरा शॉर्ट टर्म कितना है, मेरा इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने थे, मेरे डेट म्यूचुअल फंड कितने थे और मेरा डिविडेंड कितना है। जैसे मैंने बताया था, डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी बिल्कुल अलग है, वो कैपिटल गेन हेड में नहीं आता है। मैं सही कहूँ तो ये जो आपके साथ चर्चा हो रही है, ये एक तरह से बहुत बड़ा ज्ञानवर्धन है और सवाल शायद मेरे ख़त्म नहीं होंगे और मेरे सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं। और यही नहीं, पीछे से हमारे दर्शकों की भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। तो एक सवाल और है इन सब के बीच, हालांकि वो दर्शकों और मेरा दोनों का एक सवाल है, वो ये कि जब रिडेम्पशन हो जाता है, जब हम किसी म्यूचुअल फंड को या किसी लाभ का रिडेम्पशन कर लेते हैं और भले ही हम उस प्लान को पॉज नहीं कर रहे हैं, उस प्लान में कुछ रकम हमने रखी हुई है, तो रिडेम्पशन पे फिर हमारी देनदारी कैसे तय होती है और जो बाकी पैसा बचा है क्या उसके बारे में भी हमें थोड़ा स्पष्टीकरण देना है या उसके बारे में कोई भी जानकारी देनी है? देखिए, लोग ये समझते हैं कि मैंने रिडीम करके दूसरी स्कीम में पैसा लगा दिया, तो शायद मेरा स्विच नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है। वंस आपने रिडेम्पशन कर लिया, उस पर आपको कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कैलकुलेट करना होगा, उस पे आपको टैक्स देना होगा। आपने जो दोबारा इन्वेस्ट किया है, वो आपकी कॉस्ट बन जाती है, वो आपकी फ्यूचर के लिए कॉस्ट बन जाती है और जब आप उनको बेचेंगे, तब आपको टैक्स का आपको डिफरेंस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेरीज हैं, बहुत सारे और भी सवाल हैं। सुनील सर, मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि आप हमारे साथ शो में ज़रा बने रहिए और बहुत सी ऐसी सवाल आ रहे हैं जिनको हम ज़रा फिल्टर कर लें और क्योंकि इतने सारे सवाल हैं कि ज़रा उनमें से चुन के हम आपके लिए कुछ सवाल लेकर आएँ। तो ज़रा आप हमारे साथ बने रहिए, हम किसी और भी पहलू पर ज़रा चर्चा कर लें और फिर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। और इस बीच हमारे साथ डेप्यूटी CEO आनंद राज तरीके से और आगे गाइड करेगी और ये चर्चा आप हमारे YouTube चैनल पे भी पूरी तरीके से सुन सकते हैं। सुनील गर्ग साहब को थोड़ा इंतज़ार हमने करवाया है, लेकिन सुनील सर, एक बार फिर से आपका स्वागत। और बहुत सारे सवाल इस बीच आए हैं और इन सब के बीच विदेशी शेयरों को लेकर बहुत सवालात आ रहे हैं। इनको लेके फिर क्या गणित बैठता है टैक्स का या ITR फाइलिंग का, बाकी चीज़ों का? बिल्कुल उल्टा गणित बैठ जाता है। लोग समझते हैं कि मैंने विदेशी एक्सचेंज में जो शेयर्स की सेल परचेज की है, यूनाइटेड स्टेट्स में या कहीं बाहर अमेरिका में की है, फ्रांस में की है, तो बिल्कुल गणित उल्टा हो जाता है। देखिए, जो 10% वाला नियम मैंने बताया था और 1 साल की होल्डिंग जो बताई थी मैंने कि 12 महीने में शेयर लॉन्ग टर्म हो जाएगा और आपको 10% का बेनिफिट मिलेगा टैक्स का, रिड्यूस टैक्स कैपिटल गेन टैक्स का, वो विदेशी शेयरों पर लागू नहीं होता है। अगर आप विदेशी एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, चाहे वो लिस्टेड ही क्यों ना हो, अगर वो लिस्टेड एक्सचेंज भी है, तब भी आपको 24 महीने तक यानी 24 मंथ्स के बाद ही वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। उस तकनीकी महीने के खामी आ बाद गई। जी जी सर, जी सर। बिल्कुल। और ये बात आप समझ लीजिए कि आज की दुनिया में जो डिजिटल वर्ल्ड की में हम रह रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी छुपाना, कुछ भी ये सोचना कि साहब दौर तो पहले भी था ऐसा, कुछ भी छुपाना, छोटा या बड़ा, वो कब आपके सामने एक मुसीबत बन के आए, वो आप समझ नहीं पाएंगे। गर्ग सर, ये कई बार हम देखते हैं और मैंने अपने कई मित्रों और कई लोगों से इस बारे में समस्याएं सुनी हैं कि कई बार ऐसा होता है कि रैंडम केस जो है वो डिपार्टमेंट निकालता है और लोगों को नोटिस भेजता है और कई बार लोगों के पास
पता चलता है कि साहब 5 साल 10 साल पहले उन्होंने किसी एक ट्रांजैक्शन का उनके पास कोई ब्यौरा नहीं है। अब ऐसे स्थिति में क्या आपकी एडवाइस होगी? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि डिपार्टमेंट के पास 10 साल तक केस खोलने की पावर है धारा 147-48 में। तो 10 साल तक आप अपने रिकॉर्ड मेंटेन रखने हैं। उसमें कुछ नियम है कि 50 लाख रुपए ज्यादा आपकी अगर इनकम है, एस्केप हुई है, तभी खोलेंगे, अदरवाइज 3 साल तक खोलते हैं। जहां तक स्क्रूटनी का सवाल है, देखिए आजकल हो क्या रहा है, लोगों को समझ में नहीं आता है। आपको एक एआईएस मिलती है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो सबसे पहले जब आप रिटर्न फाइल करने जाएं तो अपने एआईएस को जरूर मैच कर लें कि मेरी जो इनकम मैं दिखा रहा हूं और जो मेरी एआईएस में इनकम आ रही है वो मेरी मैच है कि नहीं है। अगर आपकी इनकम मिसमैच होगी एआईएस से तो आपको नोटिस आने के भरपूर चांस होते हैं। और दूसरी बात जो भी आपने शुरू में कहा था कि अल्टीमेटली लोगों पर नोटिस आ क्यों जाते हैं, सरकार को पता कैसे चलता है? तो सरकार बिग बॉस है, उनको सब कुछ दिखाई देता है, क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपका जितनी भी इंफॉर्मेशन आप करते हैं, और आपको पता होगा आपका बैंक खाता, आपका पैन खाता, मतलब पैन नंबर, आधार और बैंक, ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं। आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं अपने पैन नंबर पर, आप कोई भी ट्रांजेक्शन बैंक में करते हैं, शेयर मार्केट में करते हैं, वो सारा का सारा डाटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है और डाटा माइनिंग के आधार पर उसकी बकायदा माइनिंग की जाती है और एक इंफॉर्मेशन निकाली जाती है कि अल्टीमेटली आपकी इनकम क्या होनी चाहिए या आपने ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन की हैं। और अगर आपकी इनकम मिसमैच कर जाती है तो आपको नोटिस आता ही आता है। ठीक है, तो ये इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा और ऐसे मेरे ख्याल से आप लोगों के साथ भी ये केसेस आए होंगे। मेरे भी कई जानने वाले मित्रों के साथ ऐसा हुआ है कि कई बार आप चीज़ों का जो डेटा है, रिकॉर्ड है, वो नहीं रख पाते और इसीलिए आईटीआर बहुत आवश्यक है ताकि आपके पास उन सारी चीज़ों का एक ब्यौरा मौजूद रहे। अब बात करते हैं कि अब हम प्लानिंग क्या करें? साहब पैसा तो आ रहा है, अब इस पैसे में सेविंग भी करनी है, इस पैसे को जाने भी नहीं देना है। सैलरीड क्लास तो अक्सर इसी जुगत में रहता है गर्ग सर कि थोड़ा सा साहब जो फ़ायदा आ रहा है अब वो भी अगर टैक्स में कट जाए तो फिर क्या है, कोई कोई रास्ता है, क्या क्या तरीके हैं, या हम म्यूचुअल फंड्स की बात कर लें या बाकी चीज़ों की बात करें, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम इसकी जो देनदारी है उसको घटा सकते हैं? देखिए, 3 तरह की प्लानिंग आप कर सकते हैं। पहली बात तो जब भी आप टैक्स को प्लान करें, तो ध्यान रखिए कि वो विद इन द 4 कॉर्नर ऑफ लॉ होना चाहिए। टैक्स प्लानिंग तो अलाउड है, टैक्स इवेजन या टैक्स अवॉइडेंस अलाउड नहीं है। आप टैक्स को प्लान कर सकते हैं अपने, जैसे मैंने बताया था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1 लाख रुपए तक की छूट आपको मिल जाती है। तो अगर आपको लगता है कि मैं इस हिसाब से प्लान करूं कि मैं हर साल 1 लाख का कैपिटल गेन, म्यूचुअल फंड को इस तरह से रिडीम कर सकते हैं आप कि आप हर साल 1 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लें, तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, 10% टैक्स भी नहीं लगेगा। आप मार्च में बेच दीजिए, फिर अप्रैल में बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कहती है बिल्कुल टैक्स प्लानिंग के है। दूसरा, कई बार लोग गलती ये करते हैं कि आपको पता नहीं चलता कि 12 महीने का शेयर है, 24 महीने का या 36 महीने का म्यूचुअल फंड है, क्योंकि रेट में बहुत फर्क पड़ जाता है। कहाँ तो 10% टैक्स है और कहाँ 15% टैक्स है। अगर आपने एक दिन भी पहले बेच दिया तो आपको हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग जाए। तीसरा, आपको ये देखना पड़ेगा कि लॉस हार्वेस्टिंग कैसे कहते हैं। जैसे हमने पहले सेगमेंट में कहा था कि आपको लॉस हो रहा है, कोई बात नहीं, तो आप इस तरह से लॉस के आप इन्वेस्टमेंट तो आपके सामने है, आपको पता है मुझे किसमें लॉस हो रहा है। अगर मान लीजिए किसी साल को कैपिटल गेन हो रहा है तो आपको पता है मैं लॉस से एडजस्ट कर सकता हूं इस साल की इनकम को, तो आप उसको सेल कर दीजिए, लॉस बुक कर लीजिए। आप लॉस तो बुक कर सकते हैं ना, और फिर इन्वेस्ट कर दीजिए अगले साल। कहते हैं उसी साल री इन्वेस्ट कर दीजिए। बिल्कुल। जब री इन्वेस्ट करेंगे तो जब बेचेंगे तब प्रॉफिट होगा। मान लीजिए आपने कोई शेयर 1 लाख रुपए में खरीदा था, आज वो 50,000 रुपए का रह गया या 40,000 रुपए का रह गया, तो 60,000 का लॉस बुक कर दीजिए। कैपिटल गेन से कैपिटल लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। आपकी कॉस्ट 40,000 आ जाएगी री इन्वेस्ट करने पर, बिल्कुल। अगले साल तो प्रॉफिट होगा, फिर आप टैक्स दे देना। तो इस तरह की टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं जहां बिल्कुल। पर आपको लॉस का और गेन का एडजस्टमेंट मिलता है। बिल्कुल। तो ये थी मास्टर क्लास कहना होगा इसे हमें सुनील गर्ग साहब की, जिसमें हमने ऑलमोस्ट शायद हर शंका का समाधान खोज निकाला। मैंने तो कुछ अपनी भी शंकाओं भरे सवाल आपके सामने रख लिए और कुछ दर्शकों के सवाल, और ये सारा जो है बड़ा बेहतरीन सेशन है, इसको देखना चाहिए आपको। अगर आप यहाँ नहीं आप पूरी जानकारी ले पा रहे हैं तो यूट्यूब पर ज़रूर ये पूरा सेशन आप देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुनील जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खास चर्चा और विश्लेषण के लिए। चलिए
बढ़ते हैं आगे। भारत आगे भी ग्लोबल निवेशकों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बना रहेगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड के डिप्टी एमडी डीपी सिंह ने ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत